आधी वर्दी में पुलिस वाले, बिना नेम टैग के पुलिस वाले, एक बच्चे को पकड़ करके 5 पुलिस वालों ने धुन दिया हमारे सामने। क्या सरकार बदल जाएगी? राहुल गांधी लेट गए, बिछ गए, नाक से होठ से खून निकल आया। टीयर गैस, लाठी और आगे से जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी पूरा जवाब दे रहे थे। प्रोटेस्टर्स का तो हो ही रहा है, प्रोटेस्टर्स को तो लाठी पड़ी रही है, टीयर गैस पड़ी रही है, वो तो मार पर लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनका भी काम आसान नहीं है। मेल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स को मारा है। यस, पिछवाड़े पे लगी और छाती पे लगी और भी मेल ऑफिसर से लगी। पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाया। 2 लाठी पड़ी और 6 कांटे आए मेरे इसमें। फार्मर्स मूवमेंट के बाद आज आप देख रहे हैं एक तरीके से एक मास मूवमेंट। आम जनता जो है उससे पहले ऐसा लगता था सब सोए हुए हैं, अब जब ये हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो यहाँ है ये सारा विपक्षी है, पार्टी नहीं है लेकिन विपक्ष है। ये इसलिए ये यहाँ पर उतरे हुए हैं कि भाई इनको अपनी डिमांड बनवानी है कि पेपर लीक हो रहे हैं और जो है कोई जवाबदेही नहीं बन रही। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज पाठशाला जंतर मंतर के रोड पर प्रदर्शनकारियों से 50 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। यहाँ ये गेट है जंतर मंतर का, यहाँ पुलिस की तैनाती है और अंदर हज़ारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोर आ रहा है, नारे लग रहे हैं और आज पाठशाला पर हम बात करेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद जो जन आंदोलन हुए हैं वो कैसे हुए, उनका इम्पैक्ट हुआ, सरकारें बदली तो कैसे बदली, नहीं बदली तो क्यों नहीं बदली, और कैसे धीरे धीरे जो आंदोलन शुरू हुआ सोशल मीडिया से अब वो पूरे देश में, मुल्क में हर कोनों में पहुंच गया है। देश के हर शहर में कल प्रदर्शन हुआ है, तस्वीरें आई हैं और जहां एक तरफ टीवी मीडिया ने कंप्लीट ब्लैकआउट किया है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे आंदोलन खड़ा हो गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। बत्रा साहब मौजूद हैं। बत्रा साहब 2-3 दिन यहीं घूम रहे थे, जब लाठी चल रही थी तब भी, जब इकट्ठे हो रहे थे तब भी और आज भी। बत्रा साहब, तो हम लोग आज आंदोलन के इतिहास के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और आखिरी एक सवाल जो हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या सरकार बदल जाएगी? क्योंकि अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, अरविंद खुलेआम आ गए समर्थन में, पीएम के घर के बाहर बैठ गए, प्रियंका गांधी लड़ गई, लटक गई, राहुल गांधी लेट गए, बिछ गए, नाक से होठ से खून निकल आया, ये सब कुछ हो रहा है। तो बताइए पहले तो आपने क्या देखा पिछले 3 दिनों में और ख़ासकर उस दिन अनुभव? मैं 2 दिन था सौरभ, मैं बस ऑब्ज़र्व करने, जैसे कि एक सॉलिडारिटी में भी, बट ऑब्ज़र्व करने मूवमेंट को आया था कि क्या हो रहा था यहाँ पे। तो पहले दिन जब मैं आया तो संडे जंतर मंतर पे ही मोस्टली एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन जब हम मंडे को, जिस दिन मार्च शेड्यूल थी, उस दिन अगर आप राजीव चौक, जो दिल्ली को समझते हैं वो जानते हैं, कनॉट प्लेस से अगर आप उतरते तो आप कनॉट प्लेस में सबसे पहला आप पाते कि जो रास्ता जंतर मंतर को जो रोड जाती है उस रोड पर मूवमेंट चल रहा था। काफ़ी कंप्लीट बंद, मतलब बंद नहीं, लोग वापस उनको खींचा जा रहा था कि वहाँ से जंतर मंतर से जो क्राउड कंट्रोलर था कि इस तरह सीपी की तरफ लोगों को लाया जा रहा था। मैं तो वहाँ था 3 घंटे बिल्कुल तक थे, वहाँ पे टीयर गैस, लाठी और आगे से जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी पूरा जवाब दे रहे थे। फिर थोड़ा सा अगर आप आगे जनपद की तरफ जाते तो जनपद पर भी एक ब्लॉक खड़ा हुआ था प्रोटेस्टर्स का। थोड़ा सा और अगर आप आगे जाके मेरिडियन की साइड जाते रायसेना रोड पर, तो वहाँ पर मेन फेस ऑफ चल रहा था 2 अलग अलग जगहों पे। बिल्कुल। तो मैंने 4 साइड्स देखी मंडे को। तो मैंने सौरभ क्या पाया, मोटा मोटी, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आपने भी कुछ कई चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, मैंने 3-4 तरह के लोग पाए। लार्जली मैंने देखा ऑर्गेनिक क्राउड, अपने आप अपना युवा जो लोग हैं, पैसा लगा के जनरल बोगी में बैठ के आए हैं। दिल्ली के भी काफ़ी लोग आए हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले आए हैं लोग। और लोग ये सिर्फ उनके लिए, जो अलग अलग सेक्शन से आए हैं लोग, सिर्फ पेपर लीक एक कारण बना, पर उनकी फ्रस्ट्रेशन कई और मुद्दों पर भी थी। अभी देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं, बोलते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते हैं साथ में। देखिए ये दोपहर के वक्त भी जो है सब लोगों का आना यहाँ लगातार जारी है, बैग लेकर सब स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं। आज वीकडे है, जबकि यहाँ कॉलेज खुले हैं, बिल्कुल खुले हैं जी। एक तो बड़ा क्राउड वो था जो ऑर्गेनिक यंग लोग आए थे, उन कुछ कईयों के तो उनके पेरेंट्स भी आए थे। दूसरे मुझे देखिए काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए थे। ऑफ कोर्स कई लोग यंग थे, कई लोग आपके ऐसे चैनल्स वाले थे। मेन स्ट्रीम मीडिया इतना नहीं दिखा, जहाँ दिखा तो उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो हमने देखा। कुछ डिज़र्व था, कुछ मुझे लगा ज़्यादा हो गया, प्रोटेस्टर्स को इतना भी नहीं करना चाहिए था।
तीसरे जो मुझे लगे कुछ बाय स्टैंडर्स थे जो जस्ट बाय द वे जा रहे थे, तो वो भी खड़े हो गए कि भाई क्या चल रहा है ये देखने के लिए। और एक जो चौथा एलिमेंट और एक एलिमेंट ये था कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स मुझे दिखे जो शांतिपूर्वक पूरा प्रदर्शन से एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के मुझे कई वर्कर्स दिखे जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम जो आखिरी कैटेगरी है लोगों की, क्योंकि मैंने स्वयं 2 इंस्टेंसेस देखे अपने आंखों से, जो कुछ लंपन एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, जो उपद्रवी जिन्हें मुझे दिखे प्रोटेस्ट में। हाँ, दिखे थे भाई, क्यों नहीं थे। और अब वो कहाँ किस पृष्ठभूमि से आते हैं ये मैं नहीं बता सकता, पर मुझे वो दिखे। पर उस एक कैटेगरी की वजह से पूरे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करना भी गलत होगा, लेकिन उनको इग्नोर करना भी गलत होगा। आपको दोनों चीज़ें एक्नॉलेज करनी है कि उनकी प्रेजेंस भी थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस की वजह से बाकी प्रोटेस्ट एनार्किस्ट नहीं बन जाता, पहली बात। दूसरी बात जो आपने मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात कही अपने एक दूसरे शो में, जिसको मैं दोहराना चाहूँगा, जो फ्रंटलाइन फोर्सेज हैं, जो पुलिस वाले हैं या रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं, वो सड़क पे खड़े हैं प्रोटेस्टर्स के सामने। इतनी गर्मी में, ऐसे टेंस माहौल में उनका भी बहुत पेशेंस टेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्टर्स का तो हो ही रहा है, प्रोटेस्टर्स को तो लाठी पड़ी रही है, टियर गैस पड़ी रही है, वो तो मार पर लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनका भी काम आसान नहीं है। और वो भी, जैसा कि आपने अपने एक शो में कहा था, वो भी एक परिवार वाले लोग हैं, वो ऑर्डर्स में हैं साथ ही साथ। लेकिन हमें कुछ ऐसे इंस्टेंसेस दिखे जहाँ पे बिना नेम टैग के जो पुलिस वाले थे, वो सादी वर्दी में पुलिस वाले, बिना नेम टैग के पुलिस वाले, एक बच्चे को पकड़ करके 5 पुलिस वालों ने धुन दिया हमारे सामने। हमने खुद कुछ बच्चों को रेस्क्यू कराया है, हमने खुद कुछ बच्चों के हाथ लाठी पकड़ी है, उनको हटाया है, उनको बचाया है कि उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके। देखिए पुलिस वाले जब डिस्पर्सल की जो लाठी होती है ना, मतलब मैं इतने साल से कवर कर रहा हूँ, क्राइम भी कवर किया है और टॉप नॉच लेवल पर किया है, दुनिया जानती है। जब डिस्पर्स करने के लिए मारते हैं तो पुलिस वाले यूँ मारते हैं पैर पे, और जब उनको मारना होता है ना तो फिर वो यूँ मारते हैं, यूँ लाठी पकड़ के यूँ मारते हैं। तो उस दिन जो लाठी मारी गई, शुरू में तो पैरों पे थी, लेकिन बाद में वो फिर लेफ्ट राइट एंड सेंटर सर से लाठी मारनी शुरू की, कंधे हाथ जहाँ थे वहाँ लाठी मारी। ब्रॉडली सौरभ, आप भी अग्री करेंगे कि इस पूरे मूवमेंट को पढ़ने के बहुत सारे तरीके और सभी चीज़ों को हमें एक्नॉलेज करना होगा। जैसे कि आपने अभी कहा, जो हमने कहा कि बिना नेम टैग के सादी वर्दी में, एट द सेम टाइम आप और हम दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि जो फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, आरएएफ है या पुलिस है, उनका काम भी आसान नहीं है। और वो भी किसी के इंस्ट्रक्शन में काम। और बत्रा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मेल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स को मारा है। यस, बिल्कुल। आपने एक सीनियर ऑफिसर जो आईपीएस है, डैनिप्स है, आप एक फीमेल प्रोटेस्टर को स्लैप कर रहे हैं, कैमरे के सामने स्लैप कर रहे हैं। देखिए, आप ऑफिसर हैं, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग पर सरकार ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। क्यों खर्च किए हैं? यू कैन नॉट बिहेव द वे अ कांस्टेबल इज़ बिहेविंग। आप अगर किसी लड़की को थप्पड़ मार रहे हैं प्रोटेस्टर को हाथ से, और कॉट ऑन कैमरा है, विच क्लियरली शोज़ कि उस दिन आपका जो ट्रीटमेंट था वो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से वो नहीं था। आपने अपनी ट्रेनिंग को जस्टिस नहीं किया। ये बात मैंने ये बात क्यों छिड़ी सौरभ, क्योंकि हम, जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ, जो सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स हैं उनसे दूर रहें हम, क्योंकि इसमें नुआंस है। जब इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह का बिहेवियर होता है, लेकिन दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ लोग थे जिन्होंने बदमाशी की है। और जो ऑर्गेनिक नेचर है इस मूवमेंट का, इसको हम बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने अपनी बात रखी उसको हम नहीं डिस्क्रेडिट करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया हम उसके बारे में भी बोलेंगे, सबको एक्नॉलेज करना। मैं फिर भाई मैंने उस शो में बोला भी ना कि आप गांधी का आंदोलन है, तो गांधी के हाथ में लाठी रहती थी पर कभी उन्होंने लाठी उठाई नहीं। तो जब लाठी उठाई नहीं और लाठी हाथ में थी तो वो कहता है बहुत जी। तो ये मैंने देखा सौरभ। बाकी ये भी अच्छा लगा देखकर कि काफ़ी लोग पाठशाला को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक परिवार हमको मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग परिवार के साथ बैठकर इस शो को देख रहे हैं। इसका मतलब हम परिवार के साथ यहाँ आए भी हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मेरा फैमिली वो मतलब हैं तो उत्तर प्रदेश के, बाद केरल में रह रहे हैं जी। और केरल से टिकट लेकर के, फ्लाइट लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब उन्होंने 1 लाख रुपए लगभग आने जाने, रहने खाने को, और यहाँ के डोनेट भी कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिया अपना। तो वही बात है ना कि एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जो आम पब्लिक है, जो कहीं है दुनिया में, वो इस आंदोलन को सस्टेन कराना चाह रही है। उसके लिए वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, चर्चा भी कर रही है और खर्चा भी कर रही है। खर्चा कैसे? खाना भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम कोई पेटीएम स्कैनर दे दीजिए, हम पैसा भेज दें। और क्या खाने? हाँ जी, डॉक्टर्स भी हैं। आप डॉक्टर हैं? वो डॉक्टर भी आए हुए, देखिए वो बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, कल मैं यहाँ पे खड़ा था, खान मार्केट की सबसे बड़ी बेकरी, खान मार्केट इंडिया का सबसे कॉस्टली बाज़ार कह लीजिएगा,
खान मार्केट सबसे महंगी बेकरी से किसी ने 40 पैकेट ब्रेड भेजे, सबसे महंगी बेकरी से। आप समझिए वो ब्रेड का कॉस्ट ही 50-60 हज़ार होगा, तो सोचिए वो खान मार्केट सबसे कॉस्टली ब्रेड यहाँ भेज रहे हैं। तो मतलब आम आदमी जो है वो इस आंदोलन को सस्टेन कराना चाह रहा है। कुछ एक्टर्स भी आए हैं। हाँ, मुझे मैंने पता। भी मुलाकात भी की अंदर। हाँ। जो चाय वाय पिज्जा ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे अतुल कुमार जी हैं। हाँ। वो बॉम्बे से आए हैं। अतुल कुलकर्णी जी, हाँ, वो चाय वाय दे रहे हैं वो अंदर। सब बोल रहे हैं जी। जी 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 नहीं, तो ये हमने देखा पिछले 2-3 दिन ठीक में। है, तो आपका अब जो अगला- अगले सवाल से ज़्यादा लोडेड है। ये अगला सवाल लोडेड है। आप ये बताइए कि देश में मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो सत्ता के खिलाफ हुआ था वो था जेपी आंदोलन। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और फिर जेपी आंदोलन हुआ, और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता पहली बार गई। मोरारजी देसाई बनाए गए प्रधानमंत्री। खिचड़ी सरकार थी, लेकिन वो पहला जन आंदोलन था जिसमें जो है स्टूडेंट शुरू किया, सिंहासन खाली करो जनता आती है, दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा गया, ये सब कुछ हुआ। तो ये सब चल रहा है। आप बताइए कि क्या उसके बाद कई आंदोलन हुए, उनके बारे में जिक्र करिए। हाँ। थोड़ा उस पर चर्चा होती है। तो सौरभ, पहली बात तो 2 तरह के आंदोलन को सेग्रीगेट करना होगा। एक जो दिल्ली के आंदोलन होते हैं उन पर ज़्यादा कवरेज आती है, लेकिन राज्यों में छोटे छोटे स्तर पर कई आंदोलन हो रहे होते हैं। आज भी हम जब बात कर रहे हैं, 3-4 दिन पहले केन बेतवा को लेके मध्य प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा था। मणिपुर में कब से आंदोलन चल रहा है। तो राज्य स्तर पर, ज़िला स्तर पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिनको उतनी कवरेज नहीं मिलती। पर जो मोटा मोटा आपने जैसे जिक्र किया, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 3-4 जो बड़े आंदोलन दिमाग में आते हैं। एक जेपी आंदोलन की आपने जिक्र किया, 75 से 77 में जो इमरजेंसी लगी, उसके पीछे का पृष्ठभूमि यही थी कि कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट था, और गुजरात में एक मेस बिल को लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी, उससे स्टूडेंट का आंदोलन खड़ा हुआ। वो फिर बिहार पहुंचा, जेपी इन्वॉल्व हुए स्वयं, और कहीं ना कहीं उन्होंने सोशो पॉलिटिकल फोर्सेस को चैनलाइज किया अपने नाम पे। और उस आंदोलन के बाद आपने देखा कि इमरजेंसी लगी। 2 साल बाद जब इमरजेंसी हटी तो इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर जा चुकी थी। इसके बाद देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, बहुत सारे आंदोलन बीच में भी हुए होंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लोकलाइज, कुछ नेशनल। पर जो अगला बड़ा आंदोलन दिमाग में आता है वो मंडल एजिटेशन, जो 90s का हुआ। राम जन्मभूमि का एक चल रहा था, उसमें पृष्ठभूमि थी। वीपी सिंह ने एक रिपोर्ट निकाली जो कब से पड़ी हुई थी कि जी ओबीसी रिजर्वेशन हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मंडल आंदोलन जो हुआ 90s का, उसके बाद कई सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, जो भी आज आप समाजवादी पार्टी देख रहे हैं, आज आप आरजेडी देख रहे हैं, आज आप जेडीयू देख रहे हैं, सब वहीं से निकले। ये सब वहीं से निकले हैं। उसके बाद अगर हम कोई एक बड़ा दिल्ली केंद्रित मूवमेंट देखते हैं, ऐसे तो फिर मैं कहूँगा मूवमेंट्स बहुत हुए। देखिए 2006 में जब अर्जुन सिंह जी ने 27% रिजर्वेशन लागू करने की बात की, तो डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था दिल्ली में, आपको याद हो। लेकिन फिर 2011 में अन्ना मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कुछ ऐसा ही माहौल था। उस समय हम लोग जेन ज़ी होते थे, उस समय हम लोग मिलेनियल्स होते थे। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बताता हूँ। 2011-2026 में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बताइए। 2011 में भी हम क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में जीते थे। 2026 में भी हम क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में जीते हैं। 2011 में भी उस वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम हारना शुरू हो गई थी। 2026 में भी उस वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम हारना शुरू हो गई है। 2011 में भी ऐसा एक आंदोलन हुआ था, 2026 में भी एक आंदोलन, वो भी जंतर मंतर रामलीला मैदान पे हुआ था। जंतर मंतर में पहला 11 में जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट हुई थी अप्रैल में, जंतर मंतर पे, वर्ल्ड कप खत्म होते ही, और आईपीएल से पहले। और ये आंदोलन भी जो है जंतर मंतर पर चल रहा है। ये भी उस समय हम लोग जो है तब और दुबले पतले और छात्र हुआ करते, लेकिन हम तब हैव जस्ट रिसेंटली जॉइन एनडीटीवी एज एन इंटर्न। 20 साल की उम्र थी हमारी। मैं उस समय अपने कॉलेज खत्म कर रहा था। आप पढ़े लिखे ना सर, हमें पहले ही जो है रिक्शा चलाने लग गए हम। बस करें सौरभ, रिक्शा चलाने लग गए कि आप शर्मिंदगी से क्या रुलाएंगे। आपने शिक्षा पर ध्यान दिया और हमने भिक्षा पर ध्यान दिया। तो खैर, अब दोनों का जो ये संगम है, मुझे लगता है ठीक ठाक काम कर रहा है, जो भी था। इस संगम में सर आप यहाँ भी हैं और सर आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में भी हैं प्रोफेसर। चलिए, आप यहाँ भी हैं और आप कहाँ भी हैं, इस पर अभी इस बार कम बैक नहीं है बत्रा साहब के पास। नहीं है, हम चुप हो गए। चलिए आगे शिक्षा भिक्षा के आगे चुप हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये कहने का मतलब है सौरभ। और अच्छा, उसके बाद भी देखिए 2018 में आपको याद होगा जब एससी बिल आया था, अट्रॉसिटीज़ एससी बिल आया था, वो भी सरकार को वापस लेना पड़ा। फिर फार्म लॉ से प्रोटेस्ट हुआ 2021, वो भी सरकार को वापस लेना पड़ा। तो कहने का ये मतलब है कि मूवमेंट्स होते रहते हैं, कुछ मूवमेंट्स फिजल आउट हो जाते हैं, कुछ मूवमेंट्स अपना एक आकार ले लेते हैं, कुछ बेहतर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। और उस फार्मर्स मूवमेंट के बाद आज आप देख रहे हैं एक तरीके से एक मास मूवमेंट। देखिए, मैं दर्शकों को बहुत खुला बोलूँगा, अगर आपको संदेह है कि किसने शुरू करवाया, कौन इसके पीछे था, आप रखिए अपने संदेह, बिल्कुल सस्पिशन सब रखिए। मैं तो कहता हूँ सिनिकल रहिए, लेकिन
एक बात जान लीजिए, पिछले 2-3 दिन में मूवमेंट का जो आकार है वो बदल गया एकदम। उसने अपना एक शेप ले लिया है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ कि अगर आप आज अभिजीत दीपके खड़े हो जाएं और बोलें कि भाई हम ये मांगे सरकार मान रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा पर हम उसके लिए आगे लड़ाई करेंगे, पर ये कॉम्पोजिशन मान रही है, NTA मान रही है, हम ख़त्म कर देते हैं, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब ये अभिजीत दीपके और सौरभ दास वांगचुक के हाथ में भी नहीं है। अब वो बन गया है आंदोलन कि भाई अब कुछ कंक्लूसिव होना चाहिए, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब पिट लिए, लड़ लिए, एंटी नेशनल कह दिए गए, मार खा गए, बहुत आगे आ गए। अब ये चाल है कि दीपके कि हम अब आज हम सरकार ने बोला 1 करोड़ कॉम्पनसेशन दे देंगे जिन्होंने अपनी जान दी, या हम NTA को भंग कर देंगे, हम एक कमेटी बना देंगे। इन सब चीज़ों पर अब बातचीत नहीं होगी। वो देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवीश रंजन शुक्ला जी पिछले कई दिनों से लगातार वायरल हैं। रवीश रंजन जी हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े पत्रकार भी हैं। रवीश रंजन जी, जयराम जी की आज रवीश रंजन जी बहुत वायरल हैं आप। ये हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमसे इनसे सीखा भी है काम। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पे प्रदर्शन में ये भी कवर करने आए हैं, लेकिन माइक हाथ में नहीं, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो बत्रा साहब ये बताइए, और बहुत ये सबसे लोडेड सवाल है, 2011 के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई UPA 2 की। क्या ये आपको लगता है कि 2029 के लिए मोदी सरकार की ये उल्टी गिनती साबित होगी? बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, लेकिन फिर भी एक मूल सवाल तो यही है। मूल सवाल ये है, मैं आपको 2011 वापस ले चलता हूँ। 2011 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ, उसको जिस तरीके से UPA ने हैंडल किया, शायद वो बहुत अच्छा तरीका नहीं था, उनकी गलतियाँ थीं। लेकिन सौरभ, उसके बाद 3 साल क्या हुआ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कंडीशंस यहाँ मीट होती हैं, तब सरकार को शायद ज़्यादा चैलेंज आएगा। बिल्कुल, ये एक घंटी है खतरे की सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए होगी। 11 में भी थी और आज भी है। लेकिन 11 के बाद 2 चीज़ें हुई। एक, उस मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए एक संगठित विपक्ष मौजूद था, RSS बैक्ड BJP। तो जो कहीं ना कहीं मोमेंटम अन्ना आंदोलन ने बनाया, जो कि एक CAG रिपोर्ट पर आधारित था, उसको एक पॉलिटिकल मशीनरी ने टेकअप किया जी। दूसरी चीज़ क्या हुई कि एलिगेशंस वहीं नहीं रुके। जब 11 में ये मूवमेंट हुआ, आपको याद होगा जब 10 में 2G की रिपोर्ट आई, 11 में मूवमेंट होता है और 10 में कॉमनवेल्थ की भी बात चल पड़ी थी, तो 12 में कोल स्कैम भी आ गया। उसके बाद कोई हेलीकॉप्टर स्कैम भी आ गया था, आपको याद होगा, अगुस्टा वेस्टलैंड करके। तो एक एक करके ऐसा लग रहा था कि स्केलेटन्स अलमारी से निकल रहे हैं। ना 2G में कुछ हुआ, ना CWG में कुछ हुआ, मतलब लेकिन परसेप्शन बन गया, माहौल बन गया कि भाई ये लोग घोटालेबाज हैं। मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, हाँ आप बोले जी, कि उस मूवमेंट के बाद भी मोमेंटम बना रहा, एक तो कारण ये। दूसरा सौरभ, सबसे बड़ी बात, 2011 के बाद जो हमारी आर्थिक मैनेजमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, महंगाई बहुत बढ़ गई। और जब महंगाई, करप्शन और ऐसा अनरेस्ट साथ में मिल जाता है, तो महंगाई से और करप्शन के आरोप मिडिल और अपर मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करते हैं, महंगाई सबसे नीचे वाले तबके को इम्पैक्ट करती है। अब देखिए, और कॉर्पोरेट्स भी कहीं ना कहीं देख रहे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल में भी कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठ रहा है। मनमोहन सिंह की टीम अलग है, बिल्कुल, अहमद पटेल तो अलग है। देखिए, अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अलग अलग कारण से नाराज थे, और जिसका कल्मेशन हमने 14 में देखा। ये एक शुरुआत है, इसके बाद विपक्ष को बहुत काम करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो अलग अलग डेमोग्राफिक्स को हिट करें, तब जाके एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल नैरेटिव और मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर सरकार इसको डिफेंड कर जाती है, किसी भी तरीके से एक्शन ले लेती है या कुछ ऐसा कर देती है जिससे माहौल डिफ्यूज़ हो जाता है, और अगले 1-8 साल में कोई पॉजिटिव स्टोरी, हम बोल रहे थे ना, ये देखिए चायोस की चाय किसी ने ऑर्डर की है, हमारे स्विगी वाले भैया जो हैं सब बर्गर लेके, कोई चाय लेके, कोई खाना लेके, बेचारे रात से लगे हुए हैं और ये डिलीवरी हो रही है। किसी ने, कहाँ से आया ऑर्डर, किस शहर से भेजा ऑर्डर? कटवरिया सराय से। और आपका? उत्तराखंड से। तो देखिए, हैं गुजरात। अरे वाह, गुजरात से भी ऑर्डर भेज रहे हैं लोग। देखिए, गुजरात से ऑर्डर भेजा है, एक तमिलनाडु, सब देखिए पूरे देश। वही बोला ना हमने शुरुआत में। मुझे एक बात बोलनी थी बत्रा साहब, और ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। जो अन्ना आंदोलन था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, उसके बाद जो भी नौटंकी की अरविंद केजरीवाल ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट आदमी नहीं हूँ, ना मुझे कांग्रेस फंड कर दे, ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बात बोलता हूँ।
जो एक सेंटिमेंट से खेला जाता है ना, जी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जी मैं घर नहीं लूँगा, देखिए खेला तो लोगों के सेंटिमेंट से ही जाता है ना। और अन्ना आंदोलन जो मिलेनियल था, जो इस वक्त जेन जी जिस उम्र में है, तब हमारे आप जैसे लोग 19, 20, 21 साल में थे, मिलेनियल थे, और हम लोगों के हाथ में थी कि भाई सत्ता बदल दें, तो खिलाफ हो गए हम लोग, यानी युवा खिलाफ। सबसे ज्यादा एंग्शियस रहता ठीक है, क्योंकि जबकि उसके आगे उस पूरा समय फ्यूचर उस समय रहता है आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरियां थी, उस समय नौकरियां थी, ऐसा नहीं था कि नौकरियां नहीं थी। आज पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, उस समय देख लीजिए, महंगाई उस समय देख लीजिए, आप देख लीजिए। मैं पेट्रोल की बात करूँ कि अब तक तो 2025 तक तो जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल है वो तो 60-70 ही था, और उस समय तो मनमोहन सिंह के टाइम पे 63-100 के ऊपर था। तो मतलब समझिए कि यहाँ तो बदल नहीं सकता है ना, ये तो बिल्कुल तार्किक काटे सत्य है कि जब इतना सस्ता था इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें तो 50-60 रुपये मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो ये सब सारी बातें हैं। शरद शर्मा जी हाथ हिला दीजिए, शरद जी हाथ हिला, अरे सामने तो आओ, ये देखिए, ये शरद शर्मा जी भी हमारे साथ है, कार्तिकेय बत्रा जी भी है। शरद जी एक सवाल आपसे पूछना था बस। शरद जी हमारे सीनियर हैं, ये हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे बत्रा साहब 2011 में बत्रा साहब का कहना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, 2026 में इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में वो भी 2026 में भी, उसके बाद इंडिया हारना शुरू हो गई क्रिकेट मैच, अब भी हारना शुरू हो गई है। तब भी जंतर मंतर से आंदोलन हुआ था, अब भी जंतर मंतर से आंदोलन हुआ है। क्योंकि शरद जी सबसे एप्ट आदमी हैं, क्योंकि जब हम एनडीटीवी में आए थे, हम इंटर्न थे, आप इस आंदोलन को कवर कर रहे थे बहुत मैसिवली, और हम लोग देखते थे इनके साथ, कभी एक आध बार चले गए हो आगे पीछे तो अलग बात है। क्या सिमिलरिटी देखते हो उस आंदोलन इस आंदोलन में? देखिए, ऐसी सिमिलरिटी ना कुछ साल पहले कुछ न्यूज़ चैनलों ने भी करी थी, और उसमें ये दिखाया था कि देखिए इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी। 2019 का वर्ल्ड कप था, तो ये दिखाया था कि इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ठीक है, तो 2019 का जब वर्ल्ड कप आ रहा था तो फिर ये कहा कि देखिए अब यहाँ पर मोदी सरकार की वापसी हो गई है तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। और वो मुझे आज भी याद है कि वो बताया जा रहा था कि जो थंबनेल था तो उसमें शायद ऐसा लिखा था इंडिया के पापा। ठीक है, तो ये इससे जो है मुझे ये भी याद आ गया। पर खैर ये तो मैं वैसे बता रहा था। देखिए, सिमिलरिटी तो ये है कि वो जो समय था और ये जो समय है, इसमें दोनों में एक सिमिलरिटी ये नज़र आ रही है कि आम जनता जो है, उससे पहले ऐसा लगता था सब सोए हुए हैं, इससे पहले भी ऐसा लग रहा है सब सोए हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दुनिया इधर की उधर हो जा रही है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उससे पहले भी ऐसा लगता था, लेकिन अब जब ये हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि भाई लोग बोलना चाह रहे थे, ठीक है, लोगों के अंदर गुस्सा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। शायद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था या किस तरह का डर था, प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, और दूसरे देखिए कोई सुनता भी नहीं था। और अभी भी वही हाल है कि लोगों की ज़्यादा कोई सुन नहीं रहा है। हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि उसमें जनता की आवाज़ जाने की बजाय बात ये होती है बस मुर्गों की लड़ाई होती है, डिबेट होता है, और जो एक बिल्कुल सेट पैटर्न है। आंदोलनों में पाकिस्तान का हाथ ढूंढा जाता है, पाकिस्तान का भी हाथ ढूंढते हैं, और अब तो यूएस का भी हाथ आ गया। हाँ, ठीक है, यूएस का भी हाथ आ गया। और ये बताया जा रहा है कि यूएस ने एक एडवाइजरी जारी करी थी और उसमें ये बताया था कि भाई 20 और 21 तारीख को भाई नागरिक वहाँ ना जाएं। अरे भाई, वो एडवाइजरी जारी कर रहा है अपने नागरिकों के लिए, इससे इस आंदोलन का लिंक कैसे हो गया? और बड़ी शर्म की बात है कि अगर ये बाहर वालों का हाथ है तो भाई देश की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं? तो ये बस ये जो है, और जैसे वो था ना हिंदू खतरे में है, ऐसे ये कर दो कि भाई देखो बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है। अरे तो सरकार क्या कर रही है? अगर बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से सारा कुछ सब कुछ हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? 12 साल सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है। इतनी मजबूत सरकार हमने इंदिरा गांधी के समय, हमें याद है, हम तो थे भी नहीं उस समय बताते हैं उस समय थी, उसके बाद में अब हुई है इतनी मजबूत सरकार। फिर भी जो है अगर आप कह रहे हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है और जो है साजिश रची गई है, अरे तो आप क्या कर रहे थे? अरे संसद भवन की इन्होंने मार्च की कॉल दी थी, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ये सारे के सारे वहाँ पहुँच गए, आपकी नाकामी है ना ये, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ 26 जनवरी को, जब हम कहते हैं ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हर चैनल पे एक स्टोरी चलती है, किसान लाल किले पे कैसे पहुँच गए, हमने वो कवर किया। हाँ, तो कैसे पहुँच गए किसान? तो और अच्छा, उसमें कोई किसी की नौकरी भी नहीं गई, कोई सस्पेंड भी नहीं हुआ, कोई बर्खास्त भी नहीं हुआ, लाल किले पर आप 26 जनवरी के दिन आप पहुँच गए, बताइए। और आज तो कोई कार्रवाई नहीं। कल राहुल गांधी पीएम के आवास के बाहर बैठ गए, वहां पे भी इनपुट्स नहीं थे, इंटेलिजेंस कह रहा। और उस पर मैं कह रहा हूँ उस चैनल क्या चला रहे हैं? अरे बड़ी, ये तो बड़े गंभीर मामला है और ये बहुत गलत मिसाल है, खतरनाक मिसाल है। कैसे खतरनाक मिसाल है? मुझे आज भी याद है 2012 का समय था सौरभ, एनडीटीवी में हम थे, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के बाहर जाकर धरना लगा गए थे। वो कोयला आंदोलन का मामला था। पुलिस आई और भाई प्रधानमंत्री घर के आप सामने नहीं बैठ सकते, ठीक है, पुलिस आई और उठा के ले गई। ठीक ऐसे ही भाई कुछ देर तक धरना चला राहुल गांधी का और बाकी सांसदों का, पुलिस आई उठा के ले गई। भाई इसमें क्या खतरनाक मिसाल हुई?
ठीक है। और रही बात इसकी कि सिक्योरिटी, अरे भाई क्या देश का प्रधानमंत्री पे खतरा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हम सोच ही नहीं सकते अगर ये प्रधानमंत्री कैसे खतरे में हो सकता है देश का, ये नहीं हो सकता है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चलती है कि बस। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर ये कहा जाता है देश का विपक्ष कमज़ोर है, ठीक है। अब जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है सड़क पर, ठीक है, तो विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है? तो खतरनाक मिसाल पेश कर दी। वैसे एनार्किस्ट भैया, ये तो आप जो हैं आप सड़क पे आ जाओगे, ऐसे तो कल को आप कुछ भी कर दोगे और चुनाव में नहीं दिखाओगे इसको, इसका प्रदर्शन नहीं दिखाओगे और ज्ञान बांटने आखिरी दिन आओगे जिस दिन चुनाव हार जाएंगे। विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है सौरभ। विपक्षी पार्टी भले ही जो है न्यूज़ चैनलों की बेईमानी की वजह से कमज़ोर हो सकती है, विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है। ये जो यहाँ है ये सारा विपक्षी है, पार्टी नहीं है लेकिन विपक्ष है। ये इसलिए यहाँ पर उतरे हुए हैं कि भाई इनको अपनी डिमांड बनवानी है कि पेपर लीक हो रहे हैं और जो है कोई जवाबदेही नहीं बन रही, और जब जवाबदेही मांगने के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो इसलिए जो है ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी भी आप जाएंगे सब भरा पड़ा है अंदर से। और जोरदूर शरद 12 बजे था, 12 बजे तक था यहाँ पे। वो सुबह रिपोर्ट भी गई 12 बजे सर यहाँ तक भीड़ थी, यहाँ तक। अभी तो कम है, मैं अंदर से गया, मैं अभी तो कम है बता रहा हूँ। जो रात में भीड़ थी बॉस, मैसिव। और अभी भी सुबह मैं आया था जब बरसात थी तो थोड़े इधर उधर हो गए थे। अब फिर जाके देखिए, फिर यहाँ घुसना मुश्किल हो रहा है। तो इतने लोग जो है, एक तरह से सरकार ने जो आंदोलन रफ्तार नहीं पकड़ रहा था ना, सरकार ने खुद उसको रफ्तार दी है। और उसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि भाई अब बात कर लो, और बात भी पता नहीं कैसे हो रही है। परसों बात हुई थी, कल तो बात ही नहीं हुई। अभी भी कह रहे हैं कि बात कर लो, पर बातचीत हो नहीं पा रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम और ये बात कर रहे थे, और शरद सर सबसे बेहतर है इस मामले में, क्योंकि वो दिल्ली, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनका अनुभव है। उन्होंने वो आंदोलन बहुत माइन्यूट तरीके से कवर किया। अनुभव नहीं उस आंदोलन का मेहनत को सलाम है। अरे सर, एक बात इंपॉर्टेंट है कि उस दौर में जब हम मिलेनियल्स थे, वो मिलेनियल्स का आंदोलन था, अन्ना अगेंस्ट का, और ये जेन-ज़ी का आंदोलन है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी मीडिया ने पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 21 दिन ब्लैकआउट किया। बिल्कुल ब्लैकआउट किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए खड़ा हुआ। अब जब दिल्ली पुलिस ने लाठियां मारी या भांजी या पिटाई हुई, जो क्रैकडाउन हुआ, सब फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। और आप जो वीडियोस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो किया सो किया, वो तो आया ही है। लोगों ने खुद रिपोर्ट, जनता रिपोर्टर बन गई है, जनता पत्रकार बन गई है। ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। और दर्शक जरा ध्यान दें सौरभ इस बात का, 6 जून को जब अभिजीत दीपके यूएस से दिल्ली आ रहे थे, उस दिन किस चैनल पर क्या चल रहा था? मतलब इतनी बड़ी खबर थी कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया में बवाल मचा पड़ा है। क्या टीवी चैनल पर, किस टीवी चैनल पर कितनी खबर यहाँ की चल रही थी? कुछ नहीं। ऊपर मैंने एक न्यूज़ चैनल में काम करने वाले एक रिपोर्टर से पूछा, सारे अपने साथी हैं, तो मैंने पूछा आप लोग कवर करने आए हो? बोले नहीं, हमें बस ये कहा गया मान लीजिए कुछ जैसे लाठीचार्ज वगैरह हो जाए, ठीक है, भगदड़ हो जाएगी, ये सब होगा, हमें तब कवर करना है। यानी कि उद्देश्य कुछ और है। गड़बड़ हो तो कवर कर लें, कुछ अच्छा हो रहा है तो नहीं। अच्छा, मतलब वो कवर ये करना है कि भाई लाठी चार्ज हो गया, कि हाँ भाई यहाँ पर ये हुआ था, इन्होंने व्यवस्था खराब करी थी तो पुलिस ने किया, ये वाला करना है। ये नहीं करना है कि भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं, कि इनका मुद्दा क्या है, क्यों इतने लोग सड़क पे उतरे हैं, क्यों जो है सोशल मीडिया पे बवाल मचा पड़ा है, क्यों कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को इंस्टाग्राम पे पीछे छोड़ दिया है। ये आसान बात नहीं है, करके देख लीजिए भाई। इतने सालों से पार्टियां हैं, अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं आपको जाने दूंगा, सर को भी अपना वीडियो भेजना होगा। और शरद शर्मा ग्राउंड, जो उनका चैनल है ऑन द ग्राउंड शरद जी, वो अब देखिए, मज़ेदार है। मतलब हम लोग तो एक ही समझ लीजिए कि एक ही पाठशाला के हैं, तो वो ज़रूर देखिए। इनका पसीना आपको दिख ही रहा है। एक बात बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट छोटी सी बात है कि वो इस प्रदर्शन में जो अब तक आपने देखा है, एक चीज़ आपने गौर की होगी, जो युवा लड़कियां हैं जिनकी एज 16 साल से लेकर 25 साल तक है, वो आपको बहुत बहुतायत में नज़र आ रही होंगी। अब बहुतायत में भी नज़र आ रही हैं। और सौरभ, आप उनसे बात करेंगे तो उनका गुस्सा ना फूट पड़ रहा है कि किसी ने तो हमसे बात की है। एक बात और है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है। उसके बावजूद भी, वो डर के बावजूद आई हुई हैं। कुछ बच्चियों ने, मैंने देखा, मास्क लगाया हुआ था। कुछ बच्ची चाहती है कि उनका नाम आइडेंटिफाइड ना हो, इसलिए नहीं कि भाई वो कुछ गलत कर रही हैं, इसलिए कि उनको ये डर लगता है कि कल को जो है उनको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुतायत में हैं और गुस्सा उनमें बहुत है। और ये एक कन्विक्शन जो है उनमें, हम ये देखते हैं आमतौर पर कोई भी आंदोलन होता है ना, उसमें पुरुष ज़्यादा होते हैं। राजनीति में पुरुष ज़्यादा मिलेंगे, देश में वैसे भी पुरुष ज़्यादा हैं, तो पुरुष ही आपको दिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले थोड़ी भी संख्या ठीक ठाक महिलाओं की दिखती है, और उसमें भी जो जेन-ज़ी हैं, वोकल हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप बहुत ज़्यादा उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो इतने कन्विक्शन से वो आए हुए हैं। और देखिए, सच बात है
कि आप अंदर से इतना ज़्यादा फील कर रहे होंगे, तभी तो आप यहाँ पे सड़क पे आए हैं, वरना आप अपने घर पे बैठते हैं आराम से। गर्मी खाली अगर सपोर्ट भी करना था सोशल मीडिया से कर लेते। इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी उमस है यहाँ पर कभी भी ये है कि आप इधर उधर गए, अभी पीछे लाठी चल गई, ठीक है, और चलिए खूब मार पिटाई हुई है, उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह से आ जाते हैं। ये मतलब जंतर मंतर अब खाली नहीं मिलता है, पहले ज़रूर खाली था बीच में, ठीक है, लेकिन अब जो है जंतर मंतर आप कभी भी आ जाइए, रात में आ जाइए, रात में तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है, जबकि होना ये चाहिए कि भाई दिन में भीड़ होनी चाहिए, यहाँ तो रात में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह से ही जो है भीड़ को ख़त्म नहीं होती है। तो ये एक लोकतंत्र के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि जो हम अभी तक कुछ सालों से ये देख रहे थे कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो पड़ता है, बस लोग बोलते नहीं हैं या यूँ सोचते हैं, या फिर लोगों का ना एक माइंड वॉश भी कर रखा है। हर टाइम जब टीवी चैनल पे कुछ चीज़ चलते देखेंगे। सौरभ एक बात जोड़ देता हूँ मैं, देखिए एक प्रोटेस्ट ना लास्ट ईयर सौरभ दास के ही एयर इनिशिएटिव पोल्यूशन पे एक हुआ था शरद जी, लेकिन उसको कवरेज नहीं मिली। बिल्कुल। अब होता क्या है, आप किस इशू पे मोबिलाइज कर रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। नीट एक ऐसा मुद्दा है जो गरीब को भी असर कर रहा है, अमीर को भी असर कर रहा है। हाँ। हवा का जो मुद्दा, आपने दिल्ली चुनाव कवर किया था लास्ट ईयर, तो हमारे यहाँ मदन मोहन झा ETG के आते हैं, वो बता रहे थे कि जो तो फ्लैट में रहते हैं उसको साफ हवा चाहिए, हाँ। जो झुग्गी झोपड़ी रहता है तो 2000 रुपया चाहिए। हाँ। तो हवा वाला जो मुद्दा है ना, वो परवान नहीं चढ़ पाया। हाँ। जैसे मैंने आपको जो भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि 2011 में केवल करप्शन नहीं थी, आर्थिक मिसमैनेजमेंट की वजह से गरीबों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही थी। तो वो सारा गुस्सा इकट्ठा होके जब वेंट आउट हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक कल्मिनेशन है कि हमारे सबके अपने अपने मुद्दे थे, लेकिन जैसे ये क्रॉस कटिंग मुद्दा मिला जिसमें सब कूद पड़ सकते हैं, जो कि वो सबको असर कर रहा है। हाँ। तो आपको एक, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द होता है जेनिथ, हाँ। एकदम क्रिसेंडो पे आ गया, वो पीक पे आ गया। तो मोबिलाइजेशन का जो मुद्दा है ऐसा चुना गया है या ऐसा हो गया, हाथ में आ गया, जिससे हर तबके को आपने मोबिलाइज कर। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ये है कि हम अक्सर बात तो मतलब हम लोग ना, हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो थोड़े से ढोंग ज़्यादा करते हैं। जैसे क्या होगा, एक आम बातचीत ऐसी होगी, हम आराम से यार मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही है, और जब आप उसको दिखाओगे शिक्षा स्वास्थ्य को तब लोग देखेंगे नहीं। देखते क्या है, वही मुर्गों की लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसने इसको ये गाली दे दी, यहाँ मारपीट हो गई, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप एजुकेशन पे काम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे या आप हेल्थ पे बात करें, हम जब पॉलिसी के मुद्दे आते हैं तो हमारा व्यूअरशिप आधा हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और एजुकेशन पे और ये हेल्थ पे जब आप ये बनाते हैं या फिर एनवायरनमेंट का आपने कहा, लोग नहीं देखते, ये सिर्फ बातों कुछ लोग बात करते हैं। तो इसलिए भी ये आंदोलन जो है कामयाब माना जाएगा कि इन्होंने एजुकेशन के मुद्दे पर इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट कर दिया। इस मुद्दे पर लोग वीडियो नहीं देखना चाह रहे थे, उस मुद्दे के ऊपर लोग जमीन पर उतर आए, संसद भवन पहुंच गए। तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी कामयाबी इसमें है। एक फर्क मैं और जोड़ देता हूं, अगर आप एक वीडियो बनाएं जिसमें हम बोले स्कूलों को बेहतर कैसे किया जाए, लोग नहीं देखेंगे। लेकिन नीट पर्चा लीक एक इमीडिएट ट्रिगर है, जिसका निवारण आपको अब 3 महीने के अंदर चाहिए। स्कूल बनते रहेंगे, किसने, हम निकल जाएंगे, किसको क्या पता चले, वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी होती है और एक शॉर्ट। मैं उनसे अग्री कर रहा हूँ। सर बोले कि नहीं, लोगों को एक विंडो चाहिए था कि अपना गुस्सा निकालने का, और ये बच्चे जो जाए अपने मम्मी पापा को बिना बताए, अभी एक लड़की आ रही थी यहाँ पे, हमें देखी सर मेरी फोटो तो नहीं आई, मेरे पापा देख लेंगे तो गुस्सा होंगे। तो ये एक चीज है। तो फिलहाल में लग रहा है कि कुछ बच्चे मास्क भी लगा के आ रहे हैं, वो इस वजह से भी आ रही हैं। तो ये खत्म करते हैं। शरद सर को भी जाना है, बत्रा साहब को भी जाना है। द रेड माइक पर बने रहिए। ये विशेष पाठशाला थी। शरद शर्मा जी का चैनल, शरद शर्मा टाइप करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। समझ लीजिए कि रेड माइक और शरद शर्मा एक ही बात है। शरद शर्मा रेड माइक है, रेड माइक शरद शर्मा है। अगर रेड माइक के दर्शक जो देख रहे हैं, तुरंत वीडियो बंद करिए और शरद शर्मा का चैनल लाइक, वो भी सब्सक्राइब करिए। पाठशाला में गेस्ट लेक्चर हो गया, गेस्ट लेक्चर हो गया शरद शर्मा जी का। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।